प्यारे विद्यार्थियों, हम 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे टर्म 2 के लिए। इससे पहले 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डाल दिए हैं और आपके 5 अंकों के भी प्रश्न हम डालेंगे। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट देख ले, एक बार जरूर नजर मारे, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस का कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से कैसे किस तरह से किस रूप में आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे प्रश्न फटाफट बताता हूँ, सभी के आंसर्स लिखे गए हैं, इनको आप जरूर रीड करें। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमेशा पढ़ते रहें, ताकि आप कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे आपको उसको आना चाहिए लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपके सभी प्रश्नों के जो टर्म 1 के आपने पेपर भेजे हैं, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने पेपर को बिल्कुल साफ भेज सकते हैं, तो और आपके उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। फटाफट क्वेश्चंस को रीड करें और आंसर्स को देख लें। इसके बाद अगर मैं आंसर्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आंसर्स आपको नहीं बता रहा हूँ। इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अश्नि पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर नीचे है। और ध्यान रखना है कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज हर चीज़ डाली गई है। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी, उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल कराई गई है आपके लिए। अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है, नहीं पढ़ते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। तीसरा क्वेश्चन है, विप्लव रव से छोटी ही है शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित करती हैं, ये आपको बताना है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को फटाफट फटाफट रीड करते जाए, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सारे क्वेश्चंस आप देख पाएं। और यहाँ पे बादल राग कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, आपको कविता का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे पंक्ति के हिसाब से भी लिख सकते हैं, अगर पंक्ति आपको याद नहीं रहती है तो आप ये आंसर नीचे वाला लिख सकते हैं। उसके बाद में बादल राग कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित वाक्यांश को आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता, लेकिन अगर टफ बनाना हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप विप्लव रव का शाब्दिक अर्थ बतलाते हुए स्पष्ट करें कि कौन अधिक प्रसन्न होता है। इसके बाद में है, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका मुख ढकना उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है, बादल राग कविता के आधार पे आपको बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका नीचे आंसर है। बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद जो है आपका, बादल राग कविता में ऐसे विप्लव के वीर किसे कहा गया, ए विप्लव के वीर किसे कहा गया, ये आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस शीर्षक की सार्थकता बतानी है, नीचे आंसर लिखा गया। बादल राग कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, आपको लिखना है। पूंजीपतियों को अपने खिलाफ क्रांति का डर क्यों होता है, ये आपको बताना है। और जब क्रांति होती है तो किसको हानि होती है, किसको लाभ होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में कवि बादलों से क्या कहते हैं, ये आपको बता देना है। कवि ने बादलों को किस का प्रतीक बताया है, ये आंसर आपको बताना है। इसके बाद में 17 नंबर है, कवि ने कविता में पौधों का मानकीकरण किस प्रकार किया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जिसको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग और व्याख्या आपको दी गई है, ये लाइनें ध्यान रखना है, इस तरह की लाइनें पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। व्याख्या आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको व्याख्या करनी है। ये कुछ लाइनें हैं और इसकी व्याख्या करनी है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये लाइनें कहाँ से और किस चैप्टर से ली गई है। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, जिसमें आपको 2 लाइनें दे रखी हैं और इसकी व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो इसमें प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है। तो 2 लाइनें हैं और इसकी प्रसंग और व्याख्या करनी है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आगमन को करुण रस के बीच वीर रस का अभिवार्व क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। उसके बाद में फिर से आपको 23वें नंबर में पंक्ति दी गई है, और भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, इस लाइनों के हिसाब से आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है आंसर, आप आराम से देख सकते हैं, हर चीज को आंसर के साथ में दिया गया है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जरूर रीडिंग कर लें ताकि आपका एग्जाम जो है वो बेहतरीन से बेहतर हो पाए। यहाँ पर जो है, कवि तुलसी के दोहे में चौपाई है सरोठा कवित सवेया, बहुत सारे जो ये 5 छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार तुलसी के साहित्य में भी छंद तथा काव्य रूप आए हैं, ऐसे छंदों को और काव्य रूपी को सूचित करना है। ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है जब पेपर को हार्ड बनाया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, हार्डेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार का पैटर्न तो घुमा भी रहा है बहुत ज्यादा। इसके बाद में है आपका, राम के विलाप की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर संकेत करिए। तो राम के विलाप की ओर जो है आपको संकेत करना है।
लक्ष्मण की माता को राम क्या उत्तर दे सकेंगे, ये आपको बताना है। लक्ष्मण की माता को राम क्या उत्तर दे सकेंगे जब उसको लगता है। तो इसके बाद में कुंभकर्ण की भी रावण का सगा भाई था, पर दोनों की सोच में क्या अंतर था, ये आपको बताना है। रावण ने अपना सिर क्यों धुना, ये आपको बताना है। कवितावली के अनुसार उस समय समाज की स्थिति की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, ये आपको बताना है इस कविता के हिसाब से। इसके बाद में काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, तो ये जो है यहाँ पर तुलसी क्या कहना चाहते हैं, ये आपको इस लाइनों से बताना है। लक्ष्मण के किन किन गुणों की चर्चा राम द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, ये आपको बताना है। इसको अच्छे तरह से आपको बताना होगा, क्योंकि आपका ये जो है क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी जो है आ चुका है। इसके बाद में आगे जो है टिप्पणी करनी है, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, इस पे टिप्पणी करनी है। और एक टिप्पणी करनी है सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व। तो दोनों पे टिप्पणी यहाँ पे बताई गई है। निम्नलिखित लाइनों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे क ख और ग तीन प्रश्न पूछे गए इन लाइनों से, और तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको पंक्तियां पढ़ने हैं और क ख ग पार्ट के जो है आंसर्स आपको देने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कवि का नाम, कविता का नाम, इस तरह से कुछ भी पूछा जाएगा। फिराक की शायरी में सादगी क्यों है, ये आपको बताना है। रुबैया छंद की क्या विशेषता होती है, फिराक की रुबैया लोक जीवन से जुड़ी है, क्या आप सहमत हैं, ये आपको बताना है। फिराक के प्राकृतिक चित्रण पर प्रकाश आपको डालनी है। इसके अलावा जो है आपके सॉल्यूशंस हमने कर दिए हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, उनको आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जिसके सॉल्यूशंस आप चाहते हैं उसके सॉल्यूशंस आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। आपके अभी तक जो पेपर हुए हैं उनको सॉल्व हमने कर दिया है, उनको आप देख करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। 41 नंबर जो है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है, ये आपको बताना है। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है, ये आपको बताना है। अगला है, पानी दे गुड़धानी दे मेघो से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। उसके बाद में गगरी फूटी बैल पियासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्या मुखरित करती है, ये आपको बताना है। इसके बाद में पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है, इस तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में आप बता सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो छोटे हिसाब से लिखना है। इसके बाद में अपनी दीदी दादी नानी की किस तरह की विश्वासों की बात करती हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, बालकों की टोली किसकी जय बोलती है, फिर वह क्या करती है, ये आपको बताना है। इंद्र सेना पर पानी किस प्रकार चढ़ाया जाता था, ये आपको बताना है। पानी पीकर यह मंडली क्या करती थी, यह बताना है। इसके बाद में है आपका, गर्मी के प्रकोप का क्या रूप यहाँ चित्रित हुआ है, ये आपको समझाना है। जीजी और लेखक का मत नहीं मिलता था, फिर भी लेखक के बिना जीजी का कोई पूजा विधान पूरा नहीं होता था, क्यों, इसका रीज़न आपको बताना है। लुटन पहलवान ऐसा क्यों ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ढोलक है। और इसके बाद में, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा, ये आपको बताना है। उसके बाद में, ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्य उदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, ये आपको बताना है। इसके बाद में, चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आराम से समझ लीजिएगा। हर विषय क्षेत्र परिवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग हुआ है, उन शब्दों की सूची बनाइए, साथ ही नीचे दिए गए क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कोई 5 शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन है और इसके आंसर हैं। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है, वैसे ही पहलवान की ढोलक में कुश्ती की कमेंट्री की गई है। आपको दोनों के अंदर समानता और अंतर को बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेर का बच्चा कौन था, ये आपको बताना है। लुट्टन सिंह शेर के बच्चे से क्यों भिड़ गया, उसने राजा साहब की बात भी नहीं मानी, क्यों, ये आपको बताना है। इसके बाद में, चांद के बाद किस नामी पहलवान को लुट्टन ने पछाड़ा था और लुट्टन को गांव क्यों लौटना पड़ा, ये आपको बताना है। इसके बाद में, लुट्टन के पुत्रों की मृत्यु किस प्रकार हुई, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा क्वेश्चन है। अपनी मृत्यु के विषय में लुट्टन ने अपने शिष्यों से क्या कहा था, ये आपको बताना है। पहलवान की ढोलक कहानी की आंचलिक विशेषताओं पर प्रकाश आपको डालना है। इसके बाद में, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है,
क्या यह स्थिति आज भी है, इसको स्पष्ट करना है। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं, उन तर्कों को आपको बताना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क किया दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं, ये आपको समझाना है। तो इस चीज को आप समझाएंगे, यहाँ पर आंसर इसका लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मानित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे, मतलब इस शब्द की जगह क्या उचित समझेंगे? आंसर दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की बात की है। उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पूर्ण विचार आपको करना है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है। उसके बाद में आपका जो है अंबेडकर की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए, यानी कि उसकी जानकारी आपको लिखनी है। अंबेडकर का बचपन का संकल्प क्या था और यह संकल्प उसको क्यों लेना पड़ा, ये आपको बताना है। जाति प्रथा का आर्थिक दोष क्या है, ये आपको बताना है। आदर्श समाज की कल्पना क्या है, ये आपको बताना है। और किस प्रकार की स्वतंत्रता आदर्श समाज के हित में है, ये आपको बताना है। इसके बाद में 77 है, श्री सौदगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। उसके बाद में कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, दोनों को आपको बताना है। इसके बाद में आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का, ये तर्क सहित आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम कैसा होता है, उस चीज को आपको पुष्टि करना है। उसके बाद में 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने गए लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसको आपको बताना है। उसके अलावा जो है जूझ कहानी के चित्रित ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। लेखक की माँ उसके पिता की आदतों से वाकिफ थी, लेखक की माँ ने लेखक का साथ किस प्रकार दिया, ये आपको बताना है। उसके बाद में मंत्री नामक अध्यापक पर टिप्पणी जो है आपको लिखनी है। बसंत पाटिल कौन है और लेखक ने उससे दोस्ती क्यों और कैसे की, आपको बताना है। लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा, ये कहानी के आधार पर बताना है। सौदलगेकर कौन थे और उनकी क्या विशेषताएं थी, आपको बताना है। दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी का मैं पात्र जो मैं पात्र है वो सब नहीं कर पा सकता था जो उसे मिला, टिप्पणी इस पे आपको करनी है। उसके बाद में जूझ के लेखक के मन में यह विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह भी कविता की रचना कर सकता है, अथवा ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। जूझ कहानी के लेखक में कविता रचना के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई और जूझ के लेखक के कवि बनने की कहानी का वर्णन करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा ने मन मारकर अपने बच्चे को पाठशाला भेजने की बात मान तो ली, पर खेती बाड़ी के बारे में उससे क्या वचन लिए, जूझ कहानी के आधार पे आपको बताना है। अथवा में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया, ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चनों को घुमाने का एग्जामिनर के पास बहुत सारा मौका होता है कि क्वेश्चन को 5-6 तरीके से पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। इस घटना से पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा को समझ रही थी, जूझ कहानी के आधार पे आपको बताना है। जूझ कहानी के आधार पे ही आपको दत्ताजी राव की भूमिका पर प्रकाश डालना है, या फिर दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान किस प्रकार किया, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है, ये आपको बताना है। उसके बाद में है आपका, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहर्नबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रेंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार आपको बताना है।
इसके बाद में काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? ये आपको समझाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? ये आपको बताना है। एन ने बिजली के विषय में क्या लिखा? ये आपको बताना है। घायल सैनिकों की संभावनाएं नहीं, घायल सैनिकों की भावनाएं क्या थी? ये आपको व्यक्त करनी है। अपनी केश सज्जा के विषय में एन की क्या मान्यता थी? ये आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अपने फिल्म मोह के बारे में एन क्या कहती हैं वो आपको बताना है। एन डच मंत्री की किस घोषणा पर रोमांचित हुई और क्यों? ये आपको समझाना है। डच लोगों के मूड पर एन की क्या टिप्पणी थी? ये आपको बताना है। बुलावा किसका आया था और उस समय की स्थिति का वर्णन जो है आपको करना है। उसके बाद में अज्ञातवास में पहुंचकर एन के परिवार की क्या गतिविधियां रहीं वो आपको समझाना है। उपदेश कौन पिलाता था और उपदेश दोबारा किसे सुनना पड़ता था और उसकी क्या प्रतिक्रिया एन पर होती थी? ये आपको समझाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है। इसके बाद में पीटर एन के आमंत्रण पर कब आया और उसके साथ क्या कार्यक्रम कर रहा? ये आपको बताना है। सीने पर चमकता पीला सितारा क्या था और वो क्या दास्तान बता रहा था? ये आपको बताना है। चर्चिल किन गांवों की यात्रा पर गए थे? ये आपको बताना है। एन एक संवेदनशील बालिका थी, उसके डायरी लिखने का विचार क्यों बनाया होगा? ये आपको बताना है। उसके बाद में युद्ध काल में किस प्रकार के नोट अवैध घोषित किए गए थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा था? ये आपको बताना है। उसके बाद में जून को एन का कौन सा जन्मदिन 13 जून को एन का कौन सा जन्मदिन गुजरा था, उसको क्या क्या भेंट प्राप्त हुए थे? तो 13 जून का जो एन का जन्मदिन था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक में एन ने क्या पढ़ा था, उसकी क्या प्रतिक्रिया उस पर हुई थी? ये आपको समझाना है। उसके बाद में डायरी से क्या तात्पर्य है? क्या प्रस्तुत डायरी को डायरी शिल्प का उत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है? ये आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर है। इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, पूरा का पूरा। क्या प्रस्तुत डायरी को शिल्प उत्कृष्ट का नमूना माना जा सकता है? इस तरह से आपको आंसर लिखना है। रिपोर्ट से क्या समझते हैं ये आपको समझाना है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में भेद जो है आपको अंतर बताना है। इसके बाद में रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है ये समझाना है आपको। उसके अलावा पत्रकारिता क्या है ये आपको बता देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज़्यादा स्थान घेरती हैं, इस पर जो है आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। किन्हीं 3 समाचार पत्रों, जैसे कि एक ही तारीख के, को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि एक आम आदमी की जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली खबरें समाचार पत्रों में कहाँ और कितना स्थान पाती हैं, ये आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन सभी के आंसर्स दिए गए हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नज़र ज़रूर मारना है। निम्न में से किसे आप समाचार कहना पसंद नहीं करेंगे? यहाँ पे दिए गए हैं घटनाएं, और इसमें से कौन सा समाचार नहीं कहना पसंद करेंगे, यह तर्क आपको देना है। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि खबरों को बनाते समय जनता की रुचि का ध्यान रखा जाता है। इसके विपरीत जनता की रुचि बनाने बिगाड़ने में खबरों का क्या योगदान होता है, ये भी आपको बताना है। यहाँ पे निम्न पंक्तियां हैं जिसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद में आपका 23 नंबर है, पत्रकारिता के विविध आयामों को संक्षेप में समझाना है। और समाचार से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्व क्या है, उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद में आपका समाचार के निर्माण में निकटता का क्या महत्व है, ये आपको समझाना है। इसके बाद में समाचार के लिए जनरुचि का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है, ये बताना है। इसके बाद में पाठक वर्ग समाचार पत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये समझाना है। संपादक मंडल की नीतियों समाचारों को किस प्रकार जो है प्रभावित करती हैं, उनकी नीतियां, ये आपको समझाना है। संपादक संपादन के अंतर्गत क्या क्या कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। संपादन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। संपादन में तथ्यों की शुद्धता का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। और समाचार संपादन में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को खोलकर आप सब कुछ देख सकते हैं। आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चंस, उसके अलावा जो भी आपके पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशन। समाचार संपादन में संतुलन से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। और इसके बाद में स्रोत की प्रामाणिकता तथा विविधता का अर्थ जो है आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह से जो था ये आपका, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली। आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी आप थे, क्या आपने क्वेश्चंस देखे थे? तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ज़रूर चेक करें अपने आप को और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और हमेशा इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपकी हम बेहतरीन मदद कर सकें। अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को कमेंट बहुत कम आते हैं, कमेंट करना सीखिए ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ पाएँ, क्योंकि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से कमेंट आते हैं, आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है। इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।